क्या डीमन स्लेयर देखते वक्त तुमने ये वाली डिटेल नोटिस की थी या फिर ये वाली? आज की वीडियो के अंदर मैं तुमको बताने वाला हूँ 21 डिटेल्स इन डीमन स्लेयर जो कि तुमने मिस कर दी होगी। सो वीडियो को देखना फुल लास्ट तक, क्योंकि वीडियो के बीच में मैंने तुमको एक ऐसी डिटेल बताई है जो कि तुमने 99% मिस कर दी होगी। एंड इफ यू वांट टू नो देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या तुम्हें पता था कि डीमन स्लेयर मार्क तब अवेक होता है जब एक पर्सन मौत को छू के टक से वापस आ जाता है? मौत को छू के टक से वापस आ सकता। मेरा मतलब एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस। एंड तांजीरो का डीमन स्लेयर मार्क तब अवेक हुआ था जब वो ग्योतारो के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जब तांजीरो ने रूई, स्वाम्प डीमन, क्योगाई और डाकी से फाइट की थी तब उसको कहीं ना कहीं पता था कि वो नहीं मरने वाला है एंड वो इनको कैसे ना कैसे करके तो हरा ही देगा? तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताना। और क्या तुम्हें पता है कि मुइचिरो सबसे ज्यादा यंगेस्ट हाशिरा है डीमन स्लेयर कॉर्प्स के अंदर, जो कि सिर्फ 14 ईयर्स का है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो ग्योमे है वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट हाशिरा है जो कि 27 ईयर्स का है। और यहाँ पर एक बात आती है कि जैसा हमें पता है कि जो एक डीमन स्लेयर मार्क यूजर होता है वो 25 ईयर्स से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता एक्सेप्ट फॉर योरीजी। लेकिन मांगा के अंदर हमने देखा कि ग्यो में जब कोकुशिबो और मुजान से फाइट कर रहा होता है तब उसका डीमन स्लेयर मार्क अवेक हो जाता है। मतलब अब ग्यो में 27 ईयर्स का है विद डीमन स्लेयर मार्क। तो फिर यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब एक स्लेयर का डीमन स्लेयर मार्क अवेक होता है तो फिर उसके 25 ईयर्स बाद वो जाके मरता है या फिर वैसे ही 25 ईयर्स की एज पे जाके मर जाता है? और अगर तुम्हें इसका आंसर पता है तो मेरे को कमेंट के अंदर बताना मत भूलना। अगर ये वाली डिटेल तुम लोगों ने नोटिस की है सो होमी यू गॉट माई रिस्पेक्ट ब्रो। लेकिन अगर तुमने ये वाली डिटेल को नोटिस नहीं किया है सो लेट मी टेल यू। जैसे कि सीजन 3 एपिसोड 1 के अंदर यूफोटेबल वालों ने हमें दिखाई जिगल फिजिक्स जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। लेकिन जब मित्सुरी वापस वॉर्ड्समिथ विलेज की तरफ को जा रही होती है तब कोई फिजिक्स ही नहीं है भाई, फिजिक्स कहाँ गई? एंड अगर तुम लोगों ने इन दोनों बड़े बड़े डिटेल्स को नोटिस किया था तो कमेंट के अंदर यार एक बार मैन ऑफ कल्चर लिख देना। एंड अगर बात करें मित्सुरी की तो मित्सुरी और शिनोबू दोनों को सेम ही यूनिफॉर्म अलॉट हुई थी। लेकिन जहाँ पर हमारी भोली वाली मित्सुरी ने बिना कुछ बोले यूनिफॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया, वही ऑन द अदर हैंड जो शिनोबू थी उसने अपनी यूनिफॉर्म एट द स्पॉट फूंक दी। लेकिन मित्सुरी को अपनी यूनिफॉर्म के अंदर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता था। एंड यही चीज को देखते हुए जो हमारा जेंटलमैन है ओबानाई, इसने मित्सुरी को गिफ्ट की थी लॉन्ग सॉक जो कि बिल्कुल उसकी हेयर कलर से मैच करती थी। लेकिन क्या तुम्हें इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया? नहीं, मतलब अगर खिड़की ऊपर से खुली है तो फिर नीचे कुंडी लगाने का क्या फायदा? बात तो सही है। एंड क्या तुम लोगों को हागा नेजुका इनोसुके का स्टेप डैड नहीं लगता? अरे तू सॉरी। एंड अगर बात करें मुजान की तो फिर मुजान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी गलत बोले। एंड ये चीज हमने देखी थी सीजन 1 के अंदर कि जब मुजान इन 3 बंदों के ग्रुप के अंदर भिड़ा था तब इसने चुपचाप सॉरी बोल दी थी एंड वहां से जा रहा था। लेकिन फिर इसने मुजान की गांड के अंदर उंगली की एंड फिर मुजान ने इसकी गांड ही तोड़ दी। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट अ प्लॉट होल। एनीमे और मांगा हमें दोनों ही जगह पे कभी भी उरोकोडाकी का रियल फेस नहीं दिखाया गया है एंड वो हमेशा मास्क पहन के रहता है। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि उरोकोडाकी का जो फेस है वो उसके प्रोफेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। उसका प्रोफेशन इतना खतरनाक सा है एंड उसका फेस बिल्कुल ही काइंड है। तुम इसको ऐसे भी मान सकते हो कि बॉडी है बिग शो की एंड मुंह है मिया खलीफा का। एंड जब भी उरोकोडाकी का कोई भी स्टूडेंट ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है तब उरोकोडाकी उसको एक हैंडमेड मास्क बनाकर देता है जो कि वुल्फ की थीम के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन क्या तुमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि साबितो के मास्क के ऊपर एक स्कार है एंड वो सेम ही स्कार बिल्कुल सेम ही जगह पे साबितो के फेस के ऊपर भी है। एंड यही सेम चीज तांजीरो के मास्क के साथ भी हुई थी कि जहाँ पे उसका स्कार है बिल्कुल वहीं पे मास्क के ऊपर भी स्कार है जो कि रिप्रेजेंट करता है तांजीरो की सन ब्रीदिंग को। और तुमने सीजन 3 के एपिसोड 1 के अंदर ये वाला पंच तो देखा ही होगा जो कि अकासा ने डोमा के मुंह पे मारा था एंड बड़ी ही आसानी से डोमा के पूरे मुंह का नक्शा ही बिगाड़ दिया। चाहे ये दिखने में बहुत ही आसानी से लगा हो लेकिन अगर तुम बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे अकासा ने अपना ब्लड डीमन आर्ट भी यूज किया है। एंड यही वो सीन था जब हमें पहली बार किसी डीमन को अपने फ्लैश के साथ अपनी बोन भी रीजनरेट करते हुए दिखाई गई थी, जिसकी एनिमेशन तो यार सच में बहुत ही बढ़िया थी। मतलब एनिमेशन के मामले में तो ये कभी फ्लेक्स करना नहीं छोड़ते। एंड ये तो तुम लोगों को पता ही है कि जब फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट हो गई थी उसके बाद हर एक स्लेयर को उनका एक कासुगा क्रो दिया गया था एक्सेप्ट फॉर जिनित्सु। लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी इनोसुके का क्रो देखा है? वेल ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनोसुके का क्रो है जिसका नाम है डोंगुरी मारू वो इनोसुके से डरता है क्योंकि इनोसुके ने उसको 18 बार खाने की कोशिश की है। एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से डोंगुरी मारू कभी भी इनोसुके के आसपास में नहीं भटकता। और अगर बात करें इनोसुके की सो आई बेट यू डोंट नो कि इनोसुके अगर वाइल्ड बोर के बीच में रहकर पला बड़ा है सो हाउ डिड ही लर्न टू स्पीक? वेल आई हैव एन एक्सप्लेनेशन। इनोसुके को बड़ा किया एक वाइल्ड मदर बोर ने जिसकी डेथ हो गई थी जब इनोसुके बहुत छोटा था। लेकिन उसके बाद एक बंदा जिसका नाम है ताकाहारू उसके ग्रैंडफादर को इनोसुके मिला एंड फिर एक दिन जैसे ही ताकाहारू अपने काम से वापस आया घर पे तब उसने देखा कि उसके ग्रैंडफादर एक वाइल्ड बोर को खाना खिला रहे हैं जिसका फेस है एक बोर का लेकिन जिसकी बॉडी एक ह्यूमन की है। एंड फिर इनोसुके ने इनके साथ ही रह के अपना स्पीकिंग का कोर्स पूरा किया। और तुम लोगों ने सीजन 2 के अंदर ये वाला सीन तो देखा ही होगा कि जब ग्योतारो तांजीरो को बुरा भला बोल रहा था कि तू ऐसा है तू वैसा है। एंड यहाँ पर तुम नोटिस करो वर्ड्स को, ये वही सेम एग्जैक्ट वर्ड्स है जो कि ग्योतारो को बोले गए थे दूसरे ह्यूमंस के द्वारा जब वो खुद एक ह्यूमन था। एंड अगर हम देखें तो फिर ग्योतारो और दाकी इन दोनों को डीमन बने हुए 1 सेंचुरी से भी ज्यादा हो चुका है। और उस टाइम पे जो हमारा डोमा था वो अपर मून 6 था। मतलब यहाँ पे तुम देख रहे हो डोमा को अपर मून 6 से अपर मून 2 तक आने में 100 साल से भी ज्यादा का टाइम लगा है एंड वो अभी भी कोकुशिबो को बीट नहीं कर पा रहा। एंड क्या तुम लोगों को पता है कि गेन्याई सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा डीमन स्लेयर है जो कि किसी भी ब्रीदिंग स्टाइल को यूज नहीं कर पाता एक्सेप्ट फॉर अमेरिकन ब्रीदिंग 5th फॉर्म। ये तो हम सबको पता है यार कि जो हमारा टेंगेन है उसकी 3 वाइफ्स है।
नो ऑफेंस, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी नोटिस किया कि जो इसकी तीनों की तीनों बीवियां हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? अच्छा चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ यार। टेंगन की जो ये 3 वाइफ्स है ये रिप्रेजेंट करती है कामाबोको स्वॉर्ड को। जस्ट गिव इट अ लुक यार, क्या तुम लोगों को ये तीनों ये इन तीनों से सेम नहीं लगते? काफी चीजें सेम है एक्सेप्ट फॉर दोस 2 बिग ब्लूम्स। एंड क्या तुम लोगों ने ये वाली डिटेल को नोटिस किया था? मेरे को कमेंट के अंदर बताना मत भूलना। डीमन स्लेयर की एनिमेशन, विजुअल्स एंड फिजिक्स देखकर तुम्हें मजा तो बहुत ही ज्यादा आया होगा, लेकिन क्या तुम लोगों को ये पता है कि डीमन स्लेयर का एक एपिसोड कितना कॉस्ट करता है? नहीं। यूफोर्टेबल वालों को डीमन स्लेयर का एक सिंगल एपिसोड बनाने के लिए $80,000 लगते हैं, लेकिन ये लोग कमाई भी इतनी बढ़िया करते हैं। डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन 2020 की टॉप ग्रोसिंग मूवी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड विद मेकिंग ओवर $500 मिलियन। वेल डीमन स्लेयर ने तो अपनी कमाई कर ली, अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी इस वीडियो को कर दो लाइक एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि हम भी जल्दी से जल्दी 100 सब्स का टारगेट कंप्लीट कर पाए। सो आज के इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड गुड बाय। और जाने से पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर तुम्हारे सपने में नज़ुको की जगह मुजान आ जाएगा जो कि तुम्हारी लेगा। सो सब्सक्राइब।